पूर्व राष्ट्रपति हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि इतिहास में रूस ने फ्रांस जर्मनी को हराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस की फ्रांस जर्मनी को सीधी चेतावनी। और मेदवेदेव चेतावनी देते हुए क्या कह रहे हैं कि इतिहास में रूस ने फ्रांस जर्मनी को हराया है। नेपोलियन और हिटलर दोनों रूस से हारे हैं और इस बार भी जीत रूस की ही होगी। यह मेदवेदेव की तरफ से कहा गया है, रूस की तरफ से कहा गया और स्पष्ट तौर पर चेतावनी से कहा जा सकता है, लहजा चेतावनी का है कि पहले भी हरा चुके हैं और जरूरत पड़ी तो आगे भी हराएंगे। इस बार भी जीत रूस की ही होगी। और चलिए आपको बताते हैं कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड दिमित्री मेदवेदेव ने फ्रांस और जर्मनी को चेतावनी देते हुए आखिर क्या कहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि रूस ने किस तरह नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर को हराया था। पश्चिमी यूरोप और यूक्रेन के नाजी उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने कभी रूस से लड़ाई लड़ी थी और यह देशभक्ति की नई लड़ाई है और जीत हमारी होगी। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से, रशियन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। अब फ्रांस जर्मनी वर्सेस रूस का इतिहास क्या है, अब यह हम आपको बता देते हैं। नेपोलियन ने बोनापार्ट, जो फ्रांस का एक मिलिट्री कमांडर था, बाद में चलकर फ्रांस का एम्परर बना और हिटलर, जो जर्मन आर्मी में मामूली सा मैसेंजर था, वो आगे चलकर जर्मनी का तानाशाह बना। और दोनों ने अलग अलग कालखंडों में ताकत सत्ता प्राप्त करने के बाद रूस पर हमला किया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इतिहास है क्या, हिस्ट्री है क्या, ये आपको बताते हैं। तो इस बात को आप समझिए, नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से 1821 तक रहे। एडोल्फ हिटलर की बात करें तो 1889 से लेकर 1945 तक नेपोलियन फ्रांस का शासक था और हिटलर, तभी जानते हैं, जर्मनी का तानाशाह था। जून 1812 की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे जून 1812 में रूस पर हमला किया था किसने? नेपोलियन ने। और 18 दिसंबर 1940 को रूस पर हमला किया था किसने? हिटलर ने। 6,15,000 की फौज के साथ, 6,15,000 की फौज के साथ नेपोलियन ने रशिया पर हमला किया। तो यहां पर आप देखेंगे 30 लाख की सेना के साथ हमला किया हिटलर ने। इसके अलावा नेपोलियन की सेना मॉस्को तक पहुंच गई लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए, और इधर हिटलर की सेना भी मॉस्को तक पहुंच गई लेकिन हालात क्या रहा, यह सभी ने देखा। अब यहां पर आप देखिए, नेपोलियन रूस की सर्दी में फंस के रह गए, विंटर गेम फंस गए, और इधर हिटलर भी रूस की सर्दी में फंस गए, बाहर ही नहीं निकल पाए। नेपोलियन को मॉस्को छोड़कर भागना पड़ा, जान बचानी है तो भागना पड़ेगा। तो इधर यहां भी हिटलर बंकर में कैद हो गए और आत्महत्या की। नेपोलियन ने 5 लाख की फौज वहां पर मारी गई। ये हालात यहां पर हो गए। तो एक तरफ नेपोलियन और दूसरी तरफ हिटलर, और इन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। और यही बात दिमित्री मेदवेदेव याद दिला रहे हैं कि अगर आप युद्ध करेंगे तो क्या हश्र होगा, ये हम आपको बता देते हैं। इतिहास इसलिए याद कराया, हिस्ट्री इसलिए याद कराई। तो दोनों ही युद्धों में रूस की विजय हुई और नेपोलियन बोनापार्ट, जो करीब 6.25 लाख की सेना के साथ रूस पर चढ़ाई करने गया था, महज 1 लाख की सेना के साथ लौटा, मॉस्को तक पहुंचा, वापस लौट गया। और हिटलर का इतिहास तो हम सब जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर जहां फंसा वो रूस था और हिटलर की राजनीतिक मौत तो मॉस्को के मैदान में ही हो गई थी, लेकिन उसने जर्मनी के एक बंकर में खुद को गोली मार दी थी, आत्महत्या की गई। चलिए अब इसी पर हम बात करते हैं। कर्नल RSN सिंह शायद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल RSN सिंह, याद दिलाया गया है रूस की तरफ से और यह कहा गया है कि इतिहास देख लो क्या हुआ था और वर्तमान में भी वैसा ही होगा। नहीं, वर्तमान में तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उस जो पूरी पश्चिमी ब्लॉक है वो पूरा सहायता मुहैया करवा रही है,
लेकिन आपने देखना, आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 नंबर का नहीं 2 नंबर के हथियार दिए जा रहे हैं। जब टैंक की बात आ गई तो अमेरिका ने कहा भाई कि हम एमन नहीं देंगे, नहीं दे सकते हैं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इसका फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ये उनके लिए उपयुक्त नहीं है। उसी तरीके से जर्मनी कह रहा है कि वो अपने लेपर्ड टैंक्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो सबसे आधुनिक है, ठीक है। और उस तरफ एक ब्रिटेन का वो चैलेंजर 2 है। तो बात यहाँ तक आ चुकी है कि ये लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं, ये इसलिए कि ये सबसे आधुनिक है, इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये आर्म्स इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा शो पीस है, अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री और जर्मन आर्म्स इंडस्ट्री का। अगर युद्ध में इसको लगाए जाएंगे और इसका युद्ध में इसके दुष्परिणाम होते हैं तो पूरी मार्केट इनकी सूख जाएगी। आपने देखा, हमने ये तो दुनिया भर की ये है कि जब भी अब जैसे पैट्रियट मिसाइल्स उन्होंने दिया तो यूक्रेन को तो दुनिया भर में पैट्रियट मिसाइल की दाम बढ़ गई। उसी तरह के जब तुर्की ने कुछ देशों को बख्तियार यूएवी दिया तो दुनिया भर में बख्तियार उसके वो जो ड्रोन्स है उनकी मांग बढ़ गई। तो ये सारा मामला आर्म्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो जब आपकी जब कमिटमेंट इतनी फ्लिमजी हो और इतना आप में कहीं दृढ़ निश्चय नहीं दिख रहा हो तो ऐसे में युद्ध रूस के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में एक चीज और कर्नल सिंह, एक चीज और जो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रूस भी यहाँ पर लगातार धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है अगली। रूस के प्रोपेगेंडिस्ट की फ्रांस जर्मनी को सीधी धमकी दी गई है। रूस के प्रोपेगेंडिस्ट की फ्रांस जर्मनी को धमकी कि जर्मनी नहीं माना तो बर्लिन पर चढ़ाई कर देंगे, यूक्रेन को टैंक दिए तो हम बर्लिन पर चढ़ाई कर देंगे, और फ्रांस ने टैंक दिए तो पेरिस पर चढ़ाई कर देंगे। रूस की सेना बर्लिन और पेरिस पर चढ़ाई करे। अब ये देखिए ये दबाव कैसे बनाया जा रहा है। Шольц говорит, что агрессия России мы должны победить. Шольц, значит, мы должны войти в Берлин и не выходить оттуда никогда. Поставил свою версию колесных танков Макрон. Значит, мы должны войти в Париж и не выводить больше оттуда свои войска никогда. Глупцы! Горбачев, Ельцин, которые вывели наши войска из Восточной Европы. Глупец Хрущев закрыл нашу военную базу в Финляндии. Дернулись бы сейчас все эти. Молчали бы в тряпочку, не было бы ни санкций, ничего. Американцы после Второй мировой до сих пор оккупируют существенную часть Европы, их войска там стоят. А мы что домой засуетились? तो ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दुश्मन शांत हो जाएंगे, ये बयान दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रशियन मीडिया में यूएस को धमकी दी गई है। यूके को पोसाइडन टॉर्पीडो की धमकी दी गई है। अमेरिका को जवाब देने का वक्त आ गया है, ये कहा जा रहा है। अमेरिका नहीं मानता तो सीधा सटीक हमला होगा। यूक्रेन को उकसाना बंद करें। यूके और यूएस पोसाइडन की रेंज में वॉशिंगटन और लंदन दोनों हैं। Сейчас мы видим, что материализуются те, как хихикали на Западе, некоторые наши недалекие недоумки, сбежавшие сейчас на Запад и объявленные иноагентами, что, дескать, мультики показываем. Уже не мультики, система Посейдон. Первый носитель, первые автономные подводные аппараты неограниченного радиуса действия. Давайте реально отрабатывать их боевое применение с практическими испытаниями, имея в виду, что, коль скоро США говорят, что пусть Украина с помощью нашего оружия атакует Крым, давайте мы будем отрабатывать в практическом плане варианты боевого использования Посейдонов против военных объектов на Тихоокеанском и Атлантическом побережье США. Разумеется, никто там бахать не будет, но отработаем всю технологию. А заодно и по Великобритании отработаем технологию применения Посейдона. Может быть, вот
возьмет в устье Темзы, вплывет, а там и что-нибудь произойдет.